पंचतंत्र वन से जुड़े आप सभी स्नेही मित्रों, शुभचिंतकों, सुधी श्रोताओं का मैं आशुतोष राणा हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पंचतंत्र वन को जो स्नेह दिया है वो अभिभूत करने वाला है। पंचतंत्र वन पर हम आध्यात्म, कला, संस्कृति की बात तो करते ही हैं, लेकिन आज एक सबसे जरूरी विषय स्वास्थ्य की भी बात करेंगे। दवाइयों के इस दौर में लाइफस्टाइल संबंधित कई बीमारियां सामान्य तौर पर लोगों को घेर रही हैं। इस दौर में हम बीमारियों से बचने के लिए दवाओं को लेना अपनी मजबूरी समझते हैं। चिंता का विषय यह है कि अब दवाओं से बचने के लिए हम क्या करें। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली सुषमा यादव दोषी जुड़ रही हैं। सुषमा जी मूल रूप से भारत की रहने वाली हैं और इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ वैज्ञानिक भी रह चुकी हैं। उन्होंने खगोलीय घटनाओं से अधिक शरीर के भीतर चलने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया है। सत्य ही तो कहा गया है, हमारा ये शरीर भी ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल ही तो है। सुषमा जी के जीवन के कई अनुभव हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा असाध्य रोगों को दूर करने में डिटॉक्स और न्यूट्रिशन का प्रयोग। हम लोग बीमारियों के नाम तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि किस मिनरल, विटामिन या न्यूट्रिशन के अभाव में हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रोटीन को लेकर भी हमारे मन में कई भ्रांतियां चलती हैं। शाकाहार, मांसाहार को लेकर कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बिना दवाइयों के रहना संभव है? जवाब हम सभी जानते हैं, हां है। लेकिन ये स्थिति अपने जीवन में हम लाएं कैसे और किस तरह हम बीमारियों की चपेट में आने से बचें, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे विकसित करें, इन सभी विषयों पर सुषमा जी के साथ चर्चा कर रहे हैं मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी। प्रवीण सुषमा जी से उन केस स्टडीज पर भी बात करेंगे जहां चौंकाने वाले परिवर्तन लोगों के जीवन में आए हैं, यहां तक कि कैंसर जैसी असाध्य रोगों पर भी विजय प्राप्त की गई है। तो आइए चलते हैं प्रवीण के पास। सुषमा जी, मैं पंचतंत्र वन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रणाम। बट क्या आप कुछ डिफरेंस पाती हैं दुनिया के विकसित देशों में और भारत में न्यूट्रिशन वैल्यू को लेकर और जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको लेकर? हम डेली बेसिस पर इतने अननेसेसरी केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं। हमारे बॉडी का टिश्यू, हमारी स्किन और हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें प्रोटीन यूज़ होता है। मांसाहार और शाकाहार, इसके बीच में प्रोटीन किसमें ज़्यादा मिलता है? हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमारा खाना बहुत हम ध्यान से चुने। ऑर्गेनिक में भी अब जो मार्केट में चीज़ें आ रही है, यू हैव नो क्लू कि वो ऑर्गेनिक है नहीं है, ठीक है। वो डिफाइन करना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपने अपने खेत को तो है ना, हो सकता है आपने पेस्टिसाइड नहीं छींटा, आपने उसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला, लेकिन आपके आजू बाजू के जो नेबरिंग फार्म्स हैं वो डाल रहे हैं और बारिश हो रही है, तो वो सारा का सारा जो केमिकल्स है वो तो सीप आउट होकर के आने ही वाला है। तो वो 100% ऑर्गेनिक तो हो ही नहीं सकता। पुराना अगर हम खान पान हम नोटिस करें तो उस टाइम पर जो सब्जियां, फल और अनाज होते थे उनमें इतना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स वो सब यूज़ नहीं किए जाते। अगर आपका शरीर 80% तक भी डैमेज हो चुका है तब भी आप रिकवर कर सकते हैं इसको। क्या कैंसर की सेल्फ क्यूरेबल है? यस, बहुत ईजी है। नमस्कार आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके प्लेटफॉर्म पंचतंत्र वन पर इनवाइट करने के लिए। मैं आपके अभिनय को काफ़ी पसंद करती हूँ और आज मुझे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपके सारे सवालों का मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँगी और लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे पाऊँ। नमस्कार दोस्तों, आज पंचतंत्र वन के इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं। हम सभी जानते हैं कि आज एक ऐसा दौर है जब लाइफस्टाइल जनरेटेड बहुत सारे डिजीज़ हैं जिन्होंने हमें घेर रखा है। शुगर बहुत आम हो गई है, ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत आम हो गई है, खान पान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारे डर भी हैं।
ये भी कहा जाता है कि जो पैकेज्ड फूड है या जो भी कुछ आज हम खा पी रहे हैं उसमें एक साइलेंट जहर पॉइजन मिला हुआ है। बहुत सारे विषय हैं जिनको हम समझेंगे। मेरे साथ न्यूट्रिशनिस्ट सुषमा यादव मौजूद है। सुषमा जी का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं। वैसे आशुतोष जी ने आपको इस बारे में जानकारी दी, लेकिन एक छोटा परिचय उनका ये है कि वो एक वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत रही हैं, इसरो के साथ वो जुड़ी रही हैं। इसके बाद में वो ऑस्ट्रेलिया मूव हुई और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने न्यूट्रिशन पर काफ़ी काम किया है। कई लोगों की मदद करती हैं, कई लोगों को सलाह देती हैं। आइए आप सबके लिए आज उनसे सलाह लेते हैं। सुषमा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचतंत्र वन के इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला और बेसिक सवाल यही है कि आज बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान जो है इंटरनेट पर बिखरा हुआ है। लोग इंटरनेट पर जाते हैं, गूगल करते हैं और अपने बारे में, हेल्थ के बारे में जानकारियां निकालते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये कितना खतरनाक है और एक्सपर्ट्स की राय कितनी ज़रूरी है? एक्सपर्ट्स की राय डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने, अगर आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज लिया है तो आप उसको इन एंड आउट पूरी तरह से जानते हैं। जबकि पॉडकास्ट या रील्स के थ्रू जो भी नॉलेज आ रहा है तो हमें पता नहीं होता है नॉर्मली कि जो बंदा उसको रिले कर रहा है, जिस भी नॉलेज को, वो कितना ऑथेंटिक है, उसके पास में डिग्री है नहीं है, उसने कितना काम किया है। तो रैंडमली चीज़ें देखना खतरनाक डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आप कई बार नोटिस करेंगे कि सेम चीज़ को लेकर के एक व्यक्ति बहुत पॉजिटिव बात करता है और सेकंड बंदा जो है वो बहुत ही नेगेटिव वे में बात करता है। रिसेंटली हमने एक एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ किया, बट हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं कुछ चीज़ें जानना चाह रही थी चुकंदर से रिलेटेड। तो मैंने जब थोड़ी सी ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया तो देखा मेरे पास दोनों तरह के नॉलेज अवेलेबल थे। कुछ लोग बोल रहे थे इट इज़ मतलब बहुत ही खतरनाक है, चुकंदर को खाना है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये बहुत सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जब तक आपको ये पता नहीं है कि जो इंसान इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो उस पर्टिकुलर फील्ड में एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, तब तक उसको फॉलो करना शरीर के लिए घातक हो सकता है। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात है, एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। लेकिन आजकल एक चीज़ और हो गई है। सामान्य तौर पर किसी से भी सवाल पूछो तो वो सबसे पहला सवाल ये रखेगा कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं थका हुआ महसूस करता हूँ, मैं दिन भर एनर्जेटिक नहीं रहता हूँ, मैं नींद लेता हूँ फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने आराम किया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं वो लोग आजकल महसूस कर रहे हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल में क्या हुआ है? क्या मेट्रो सिटीज़ में ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और क्या हवा में, क्योंकि हम देखते हैं AQI लेवल जो है वो बहुत गड़बड़ाया हुआ भारत में, ख़ास तौर पर तमाम बड़े शहरों का, क्या वजह है? या खान पान में हम देखते हैं आजकल पैकेज फूड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कोई ऐसी पर्टिकुलर वजह की कॉमन सिम्टम्स सारे लोगों में देखने को मिल रहा है? इसके दो वजह हैं। एक तो मेंटली इंसान बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड और बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो हर जगह अपनी अप्रोच बनाना चाह रहा है, हर चीज़ अचीव करना चाह रहा है। और दूसरा ये खान पान, डेफिनेटली उसमें तो कमियां है ही सही। खान पान में हम अगर थोड़ा पीछे जाएं, आज की सिचुएशन को अगर हम ढकेल करके कुछ 100 साल 150 साल पुराना अगर हम खान पान हम नोटिस करें तो उस टाइम पर जो सब्जियां, फल और अनाज होते थे उनमें इतना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स वो सब यूज़ नहीं किए जाते थे, और अगर होते भी थे तो वो सब ऑर्गेनिक और पारंपरिक होते थे जो कि शरीर के लिए इतने घातक नहीं थे। पर अब क्योंकि साइंस ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, साइंटिस्ट काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जब अप्लाई किए जा रहे हैं अपनी फसलों पर तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ को भी अफेक्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पर इतने अननेसेसरी केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल, जो न्यूट्रिशन पे मैं बहुत ज़्यादा लंबा डीप में नहीं जाऊंगी, अदरवाइज ये बहुत लंबी एक बातचीत हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसको समझने के लिए हमको बहुत सारे घटक समझने पड़ेंगे। पर हाँ, एक मोटी उसमें चीज़ होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में होता है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर और फैट्स, है ना, ये 4 होते हैं। दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, वो वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है उसको जो हमें बड़ी मात्रा में चाहिए होता है, जैसे कि मैंने बोला प्रोटीन,
क्योंकि हमारे बॉडी का टिश्यू, हमारी स्किन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें प्रोटीन यूज़ होता है, ठीक है। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देने के लिए होता है, ठीक। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी है ना सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो हेल्दी और अनहेल्दी होते हैं। वैसे ही फैट्स होते हैं। फैट्स हमें बचपन में थोड़ा ज़्यादा चाहिए होते हैं। फैट्स ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही पानी और उसकी क्वालिटी, तो ये सारी कुछ चीज़ें अगर प्योर फॉर्म में हमारी बॉडी में आ रही है, ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में आ रही है जितनी चाहिए है, तब तो बॉडी बहुत ऑप्टिमली है ना परफॉर्म करती है और आप एनर्जेटिक फील करते हो। अगर इनका जो है प्रमाण डिप्लीट होता है और केमिकल्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो है बॉडी। अब ये मुझे थोड़ा प्योर फॉर्म आपने कहा, प्योर फॉर्म समझाइए कि प्योर फॉर्म क्या होता है, प्योर फॉर्म क्या होता है। प्योर फॉर्म जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड, कोई भी तरीके का फंगीसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना हुआ है। बट ये कैसे तय होगा? हमारे पास तो जो आता है वो बहुत मुश्किल है। हाँ, अब नहीं पॉसिबल है ये, जो इसीलिए मैंने बोला कि हमें पुराना है ना कंपेयर करना पड़ेगा। 100-200 ईयर्स बैक जो भी है ना हो रही थी हमारी खेती, वो पूरी जैविक तरीके से हो रही थी। इतने सारे केमिकल्स नहीं थे एनवायरनमेंट में। अब इसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमारा खाना बहुत हम ध्यान से चुने। ऑर्गेनिक में भी अब जो मार्केट में चीज़ें आ रही है, यू हैव नो क्लू कि वो ऑर्गेनिक है नहीं है, ठीक है। और ऑर्गेनिक को डिफाइन करना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपने अपने खेत को तो है ना हो सकता है आपने पेस्टिसाइड नहीं छींटा, आपने उसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला, लेकिन आपके आजू बाजू के जो नेबरिंग फार्म्स हैं वो डाल रहे हैं और बारिश हो रही है, तो वो सारा का सारा जो केमिकल्स है वो तो सीप आउट होकर के आने ही वाला है। तो वो 100% ऑर्गेनिक तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे है ना रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत है। और क्योंकि मास प्रोडक्शन अभी पॉपुलेशन के हिसाब से चाहिए होता है, और जो किसान होते हैं वो बड़ा है ना घाटा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस वजह से अब के है ना लाइफस्टाइल में केमिकल फ्री खाना तो बहुत मुश्किल काम है। बट उसका अल्टरनेट ये है कि आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने 2-3 बातें कही। प्रोटीन को लेकर, डिटॉक्स को लेकर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अब आप जो है ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में आपने अपनी परवरिश को देखा है, तो मुझे थोड़ा एक कंपैरिजन बताइए कि भारत में हम जो खाना खा रहे हैं, जो रेगुलेशंस है, और ऑस्ट्रेलिया में जो रेगुलेशंस है। मुझे भी विजिट करने का मौका मिला, तो कोई भी जाता है थोड़े दिन के लिए तो उसको लगता है कि हाँ यहाँ बहुत अच्छा है। बट क्या आप कुछ डिफरेंस पाती हैं दुनिया के विकसित देशों में और भारत में न्यूट्रिशन वैल्यू को लेकर और जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको लेकर? डेफिनेटली हाँ, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वहाँ पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और सारी कुछ चीज़ें, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर हम केमिकल्स के टर्म्स में बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट विकसित देशों में ज़्यादा केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। प्रोडक्ट तो यहीं से जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं देशों से जा रहे हैं। रेगुलेशंस हैं, वहाँ पे प्रमाण कम है। हमारे यहाँ पे किसान, उनको नॉलेज नहीं होता है, तो वो लोग प्रमाण अगर इतना है तो वो इतना डालेंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पर रेगुलेशंस ये है कि आपको 30 ml तो 30 ml ही डालना है। यहाँ पे इनको नहीं, मतलब 30 ml है तो वो देखते भी नहीं है शायद से, बस अंदाज से लिया और डाल दिया, तो उन्हें पता नहीं है कि किस अमाउंट में जा रही हैं चीज़ें। बट केमिकल्स दोनों ही जगह यूज़ हो रहे हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बिना केमिकल वाला खाना है। और वहाँ पे भी लाइफस्टाइल डिजीज बहुत होंगी। मैं अब आपसे 2-3 चीज़ों पर बात करूंगा। एक तो प्रोटीन का जिक्र आपने किया था, एक डिटॉक्स का आपने जिक्र किया है, यहाँ पर आपने ब्रेन की बात की है, तो मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिकल हेल्थ का उस पर क्या असर है, इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्रोटीन पर आते हैं। हम देखते हैं कि भारत में परंपरागत रूप से दालों को खाने का बड़ा एक बहुत पुरानी परंपरा रही। हर घर में दाल चावल का बनना बहुत ज़्यादा रहा। और इसी तरह से प्रोटीन को लेकर एक और भ्रांति है कि मांसाहार और शाकाहार, इसके बीच में प्रोटीन किसमें ज़्यादा मिलता है। फिर हम ये देखते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर भी आने लगा। कोई जिम जा रहा है तो वो उसके सप्लीमेंट के तौर पर प्रोटीन को लेता है। थोड़ा सा इसको समझाइए कि जो सप्लीमेंट के तौर पर प्रोटीन मिलता है वो नेचुरल प्रोटीन और भारत का परंपरागत शाकाहारी प्रोटीन, इनके डिफरेंस को आप कैसे रखेंगी और कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव आपको लगता है जब आप सलाह देती है? अच्छा, सप्लीमेंट जैसे आपने यूज़ किया है ना वर्ड, जब हम एग्ज़ाम देते हैं नॉर्मली तो हम सप्लीमेंट्री कॉपीज़ यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? सप्लीमेंट्री कॉपी को क्यों यूज़ किया जाए? जब तक पूरा भर लिया है, हमारी मेन कॉपी को हमने भर लिया इसलिए यूज़ करते हैं, नहीं या ज़्यादा लिखना है। हाँ, हमें उसमें शॉर्टेज हो रहा है,
जो मेन हमारी जो कॉपी है जिसमें जो पेजेस है Okay, ना, got it. उसमें शॉर्टेज है, ठीक है। तो अब लाइफस्टाइल के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैं बॉडी बिल्डर हूँ या मैं एथलीट हूँ, ठीक है, मैं जितना खाना खा रही हूँ, बट मेरी बॉडी को अभी मसल डेवलप करना है ना, मसल्स चाहिए है, जितना खाना मैं खा रही हूँ उसमें प्रोटीन की मात्रा उतनी नहीं है, तो मुझे अपने खाने को सप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत है। लेकिन अगर मेरा काम वैसा नहीं है जितना कि मतलब जो एथलेटिक्स और है ना बॉडी बिल्डर्स इतना मसल्स अपने यूज़ करते हैं, अगर मुझे नहीं करना है तो मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, मेरे खाने से आ रहा है इनफ प्रोटीन। और हमारे यहाँ के जो दाल चावल और खिचड़ी इस तरह की चीज़ें वो एक कंप्लीट प्रोटीन है, वो कंप्लीट। जो लोग एक मॉडेस्ट वर्कआउट करते हैं, मतलब जैसे हम हेल्थ के लिए कहते हैं कि सुबह हम एथलीट नहीं है, हमें बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है और हम जा रहे हैं जिम में, सुबह 1 घंटा 2 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, हाँ। और उसके बाद में फिर हम सप्लीमेंट की लेना शुरू कर दें, तो ये नुकसान तो नहीं कर देगा? सप्लीमेंट आजकल मार्केट में 2 तरीके के आ रहे हैं, एक सिंथेटिक है, एक नेचुरल है, आपको पहचानना आना चाहिए। जो भी सप्लीमेंट्स फूड में से, प्लांट्स में से, फ्रूट्स में से डिराइव हो रहे हैं, वो आपकी बॉडी में एसिमिलेट होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, वही आपकी बॉडी पहचानेगी। जो केमिकली डिज़ाइंड है लेबोरेटरी में, वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, वो कुछ भी हो, फिर वो वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो या प्रोटीन हो, कुछ भी हो, अगर सिंथेटिकली डिज़ाइंड है आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। इनफैक्ट आप अपने लिवर और किडनी को ओवरलोड करते हैं, बिकॉज आपकी किडनी और लिवर को वो उतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उस केमिकल को फिल्टर करने के लिए। तो उस केस में फिर किडनी फेलियर और ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही है उस पर्टिकुलर फॉरेन मटेरियल को, क्योंकि वो तो अभी भी दाल चावल सब्जी रोटी को ही समझती है ना। अब ये नेचुरल प्रोटीन भी थोड़ा समझाइए कि नेचुरल प्रोटीन के मायने क्या है। एक तो आप कह रही हैं कि जो नेचुरल प्रोडक्ट से एब्स्ट्रैक्ट करके निकाला गया है, पहली जैसे चीज। सोया हुआ, व्हीट हुआ, पीज हुआ, इसमें जो प्रोटीन आता है। दूसरा इनका डायरेक्ट कंजम्पशन, ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि हम अगर डायरेक्ट क्या फूड ऐसा लें जो कि हमें सप्लीमेंट की जरूरत ही ना पड़े। वो मुश्किल है अगर आपका डिमांडिंग है, अगर आपका प्रोफेशन डिमांडिंग है जिसमें आपको डेफिनेटली है ना मसल्स बिल्ड करने हैं, तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन नॉर्मल लाइफ में अगर हम आम जिंदगी में जीते हैं तो मुझे नहीं लगता, अनलेस कि आपको कोई बीमारी है, व्हेन योर बॉडी सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड इन केस ऑफ एनी हेल्थ डिजीज, कैंसर हो गया है या आपको कोई बीमारी हो गई है सीवियर ना, जो प्रोलॉन्ग मतलब काफ़ी लंबे टाइम से है, उस केस में डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत लगेगी ही, क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवर करना है। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ कि और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे है ना सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, एक छोटा सा गड्ढा है, ठीक, उसको भरने के लिए आपको कितना मटेरियल लगेगा, छोटा सा आपने डाल दिया। लेकिन अगर गड्ढा बड़ा है ना, नॉर्मल हमारी बॉडी में एवरीडे टूट फूट होती है, एवरीडे के बेसिस पे जब हम चल रहे हैं, बात कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, टेंशन गहना हो रही है हमें, तो बॉडी में, हमारे बॉडी में काफ़ी सारे है ना क्या बोलना चाहिए उसको, फ्री रेडिकल्स है ना, वो जनरेट होते हैं, बॉडी डैमेजिंग मोड में होती है ना, और उसको जो है रिपेयर करने के लिए आपको जो डेली बेसिस पे हम खाना खाते हैं उससे हो जाती है भरपाई। लेकिन अगर आपने कोई हेल्थ कंडीशन एक्वायर कर लिया है, बी डायबिटिक, थायराइड और कैंसर और एनीथिंग, तब आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज है, मतलब गड्ढा ज़्यादा बड़ा है, तब आपके नॉर्मल खाने से नहीं होगा, तब आपको थोड़ा न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उस केस में आपको फिर सप्लीमेंटेशन का अमाउंट भी ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे अब अगर गड्ढा है, ठीक है, आपने सोच लिया कि मैंने एक थोड़ा सा अमाउंट ला करके डाल दिया, पर वो तो डेली बेसिस पे गड्ढे का बढ़ना, क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं उसके ऊपर, तो वो तो गड्ढा तो रोज हो रहा है ना उस पर, ठीक है, ऐसा रुक तो नहीं गया है। तो आपको फिर ज़्यादा, अगर उस बड़े गड्ढे को भरना है तो आपको एक बार में बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट। जब आप न्यूट्रिशन पढ़ते हैं ना, तो न्यूट्रिशन का भी एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। एक नॉर्मल होता है RDI, नॉर्मल जो रिकमेंडेड डाइटरी है ना अलाउंस होता है कि वो डेली बेसिस पर चाहिए ही होता है। लेकिन जब आपको कोई हेल्थ सिचुएशन होती है, देन यू हैव टू गो टू अ थेरेप्यूटिक डोज, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मल इंसान से। नॉर्मल इंसान को भी न्यूट्रिशन, अब सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो खाना है जिसमें पहले 100% न्यूट्रिशन आता था, अब वो हार्डली हमें 60 और 70% मिलता है। जो 30% का गैप है वो हमेशा रह जाता है।
30 to 40%। ये जेनरिक है। ये हो चुका है अब वो इसलिए हो गया है क्योंकि फूड में जो पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल्स आ रहे हैं वो भी डिप्लीट करते हैं। दे आर ऑल्सो द रीजन ऑफ डिप्लीटिंग ऑल दीज वाइटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम योर बॉडी। तो ये प्रोटीन के बाद दूसरी चीज़ मिनरल आपने जोड़ी दिया है। मुझे थोड़ा मिनरल के बारे में बताइए कि बॉडी में आपने मैक्रो और माइक्रो दो चीज़ें बताई थी, तो अब माइक्रो पर आते हैं। ये मैक्रो हो गया प्रोटीन वाला पोर्शन, और मैक्रो में आपने 2-3 चीज़ें बताई थी, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। इसके बारे में भी थोड़ा सा ऐड करिए। हमने प्रोटीन की थोड़ा सा बात की है, तो ये किन चीज़ों से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट और बाकी चीज़ें, और ये कितने ज़रूरी हैं, और क्या इनके भी सप्लीमेंट होते हैं या ये नेचुरल तरीके से लेना चाहिए? मोस्टली कार्ब्स के लिए तो कोई सप्लीमेंटेशन वैसे है नहीं, क्योंकि कार्ब्स तो हर चीज़ में है ना मिल ही जाता है। शुगर और बेसिकली कार्ब्स आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप अगर कोई भी मेहनत का कुछ काम कर रहे हैं तो आपको थकान ना हो, और वो सब चीज़ों के लिए बॉडी को जो है कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली जो सिंपल कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, आई वॉन्ट गो इन टू डिटेल, बट और बाकी फैट्स जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी काफ़ी सारी वो भी एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को, बट उसका प्रमाण थोड़ा सा कम होता है। कार्ब्स हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं, फैट्स हमें उतने ज़्यादा नहीं चाहिए। आजकल एक वो सिंपल ये बन गया है, लोग अपने मन से, वही मैंने कहा ना इंटरनेट वगैरह देख के, कि हमें गेहूं नहीं खाना है, हमें चावल नहीं खाना है, हमें ये चीज़ें नहीं खाना। ये क्या कोई भ्रांति है या ये ज़रूरी हो गया है? कहाँ से निकल कर आया कि गेहूं चावल खाने से कार्ब ज़्यादा आते हैं, आप सब्जी ज़्यादा खाओ या इन चीज़ों को अवॉइड करो, जैसा भी एक कल्चर चल रहा है? हाँ, ये इसका कार्ब से कोई रिलेशन नहीं है गेहूं और उसका अभी फ़िलहाल तो। गेहूं अभी डैमेजिंग है बॉडी के लिए, क्यों? क्योंकि उसके जो जीन्स हैं वो मॉडिफाई कर दिए, जेनेटिकली मॉडिफाई हो अगर वो मॉडिफाइड है, यस, हाँ, अदरवाइज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपकी गट लाइनिंग को है ना डैमेज कर रहा है। उसके अंदर ऑलरेडी उस सीड में ही पेस्टिसाइड है, तो आप कुछ भी कर लें उसके पेस्टिसाइड को तो निकाला नहीं जा सकता, वो है ना उन्होंने इंट्रोड्यूस ही कर दिया है उसमें। तो जब आप उसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो तो स्टेपल डाइट है इंडिया का ना, तो हम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, रोटियां लोग 2-2, 3-3, 4-4 खाते हैं, और उसके साथ में वो जो पेस्टिसाइड अंदर जा रहा है वो आपकी गट को है ना डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आपके जो गट बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, वो पेस्टिसाइड अंदर जाएगा तो मरेगा ही ना जी। तो इस वजह से है ना गेहूं का जो है आटा अब प्रॉब्लमेटिक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा ही चावल के साथ भी है? चावल अभी तक नहीं, चावल की जीन्स अभी इतने मॉडिफाइड नहीं है, और चावल मुझे नहीं लगता कि उससे कोई प्रॉब्लम है। चावल इज़ ए हेल्दी लाइक नो, अगर आप उसको प्रॉपरली है ना यूटिलाइज करें तो उसको आप एज ए स्टार्च नहीं, आप एज ए फाइबर यूज़ कर सकते हैं, तो वो हेल्दी है और हेल्दी है ना अनाज है। मैं एक चीज़ और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सुषमा जी जो है वो ये भी बताती हैं कि बीमारियों को दूर करने के लिए भी आपके फूड की हैबिट्स को ठीक करना या उसके सुधार के ज़रिए आप अपनी गंभीर बीमारियों को भी साध सकते हैं। और ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऑटो इम्यून में हमें उन चीज़ों को देखना है जिनमें हमारा शरीर सामान्य अवस्था में आए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को फिर से विकसित करे। क्या खाना हर बीमारी, अगर सही तरीके से खाया जाए तो हर बीमारी की दवा हो सकता है? बिल्कुल। कैसे? थोड़ा इसको समझाएं, एक्सप्लेन करें इसको। ओके, हमारा, आपने जैसे इम्यून सिस्टम के बारे में बात किया, हमारी बॉडी में ही एक डॉक्टर रहता है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। हम थोड़ा सा भी कुछ हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरल या कुछ भी इन्फेक्शन आता है तो हमें टेम्परेचर आएगा, वो इंडिकेशन है कि आपका इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस के अगेंस्ट। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो फाइट कर लेगा, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो वो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस से फाइट नहीं कर पाएगा और आपको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर आपको एंटीबायोटिक्स और उसका सब सहारा लेना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के बहुत सारे मतलब जैसे आपने सुना ही होगा, विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इट्स ए माइक्रोन्यूट्रिएंट बट इट्स ए वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इट्स ए वेरी पावरफुल मिनरल, vitamin which boosts your immune system. In fact, it helps to detox your body. सो इस तरह से अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप अपने बॉडी को खाने के थ्रू ही काफ़ी हद तक हील कर सकते हैं। काफ़ी हद तक क्या, मुझे लगता है कि 100% पॉसिबल। कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपने अपने करियर के दौरान देखे हों, वहाँ पर आपके कुछ ऐसे पेशेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जिन पर इन चीज़ों का असर हुआ हो कि वो पहले बहुत ज़्यादा दवाइयों पर डिपेंडेंट थे और फिर उन्होंने बहुत चेंज देखा हो, उनके बारे में ज़रूर बताएं।
विदाउट कोटिंग एनी नेम, अगर कुछ एग्जांपल्स भी बताएं कि इस तरह की बीमारी थी और उसको ऐसे हमने दूर किया। हाँ, न्यूट्रिशन से काफ़ी सारे चेंजेस मैंने अपने आप में भी देखे हैं, और मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स जो कि स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी मतलब लंबे टाइम की बीमारियों से, उनमें भी काफ़ी सारी है ना इम्प्रूवमेंट मैंने देखी थ्रू न्यूट्रिशन। नो मेडिकेशन, नो एंटीबायोटिक्स, नथिंग। आई जस्ट कोट वन एग्जांपल। एक लेडी है, उनका बैकग्राउंड लेबनीज़ है, लेबनीज़ क्रिश्चियन, एंड वो काफ़ी साल से डायबिटिक पेशेंट रही हैं, और अचानक से सुबह एक दिन उठती हैं तो उनके पैरों में थोड़े से छाले से उनको है ना दिखते हैं, और वो छाले फूटने के बाद में उनमें से रिसाव होना शुरू होता है, और वो बदबू इतना मतलब गंदे सड़ चुके थे पैर ना। और डॉक्टर्स के पास वो गई, उन्होंने काफ़ी सारा है ना ट्रीटमेंट चालू किया डॉक्टर्स के साथ में। डॉक्टर्स 2 महीने तक लगे रहे उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इवेंचुअली दे गिव अप। उन्होंने फिर डिसाइड किया कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डायबिटिक भी हैं, तो इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल होगा नहीं, और उनके पैरों को काटना पड़ेगा। पैरों को मतलब उनके जो टोज थे, सारी ना उंगलियां चॉप करनी पड़ेंगी। तो सारी कुछ चीज़ें हो चुकी थी, सारी कुछ जैसे है ना तैयारियां हो चुकी थी। उनका शूज़ डिज़ाइन हो गया था अकॉर्डिंगली आफ्टर सर्जरी, और 20-25 दिन का गैप था उनके सर्जरी का। और उनकी बड़ी वाली बहन जो है वो मेरे कनेक्शन में थी, क्योंकि उनके हस्बैंड का भी प्रोस्टेटिक कैंसर जो है उस पर मैंने काफ़ी सारा मैं उनको हेल्प कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि मेरी सिस्टर का इस तरीके से सिचुएशन है, और टाइम मेरे पास सिर्फ 20-25 दिन का ही है, क्योंकि उनकी सर्जरी होने वाली है। तो मैंने उन्हें कुछ न्यूट्रिशन बताया, और उन्होंने लेना शुरू किया प्योर न्यूट्रिशन, कोई है ना दवा नहीं, कुछ भी नहीं। और उन्होंने लेना शुरू किया, क्योंकि वो है ना ड्रेसिंग, पैरों की हालत इतनी ख़राब थी कि उनको हर अल्टरनेट डे ड्रेसिंग के लिए जाना पड़ता था पोडाइट्रिस्ट के पास। तो जब वो पोडाइट्रिस्ट के पास में एवरीडे जा रही थी, तो उनकी पोडाइट्रिस्ट ने नोटिस किया कि उनके जो पैर हैं वो हील होना शुरू हो गए थे 1 ही वीक के अंदर। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि अब आपको जो है ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आप जाएं और एक सेकेंड ओपिनियन अपने डॉक्टर से लें, कि मुझे नहीं लगता कि है ना पोडाइट्रिस्ट बोल रही हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है जी। तो वो गई अपने डॉक्टर के पास में, उन्होंने बातचीत किया, बट डॉक्टर काफ़ी वो थे रिजिड कि नहीं नहीं उसको ऑपरेट करना ही पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है, हमने तो इतने सालों में कोई ऐसा केस रिवर्स होता देखा नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि हो सकता है ऊपर सुपरफिशियली दिख रहा है, लेकिन अंदर इंटरनली इन्फेक्शन स्टिल हो। तो उन्होंने फिर से है ना एक्सरे भी करवाया, और एक्सरे में फिर पाया गया कि अंदर कोई भी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं है, और उनकी सर्जरी फिर नहीं हुई। ये कैसे समझाते हो? क्योंकि अभी कोई भी बीमार हो, अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ टेस्ट कराता है, उसके बाद में कई केसेस में सर्जरी करानी पड़ती है कि इसकी सर्जरी करवाओ, उसकी सर्जरी कराओ, या फिर वो अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए प्रयास करता है पहले कि इससे हो जाए, क्योंकि हर कोई सर्जरी से डरता है। इंटरनल ऑर्गन पूरी तरह से फिर से वैसे हो सकते हैं जैसे वो थे, ये कितना पॉसिबल है? ये बहुत पॉसिबल है। अगर आपका शरीर 80% तक भी डैमेज हो चुका है, तब भी आप रिकवर कर सकते हैं इसको। हाउ? एक तो इच्छा शक्ति, दूसरा न्यूट्रिशन का प्रॉपर नॉलेज, तीसरा है ना जो केमिकल्स आपके बॉडी में जा रहे हैं ना, उनको बंद करना पड़ेगा कुछ टाइम के अगर आप नहीं लें तो ही बेस्ट है। तो एक तो होता है, आपने बहुत सारी बार सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और ये सारी कुछ चीज़ें। तो इन्फ्लामेटरी चीज़ों को खाना बंद करना पड़ेगा। क्या क्या होती है वो? शुगर, सबसे पहली चीज़ शुगर, पैकेज्ड फूड जिसमें सारे फूड कलरिंग्स, फूड एडिटिव्स और ये सब चीज़ें आती हैं, है ना। और खाना जो पेस्टिसाइड और ये वाला पैकेज जो फूड पैकेज नहीं, खाने में भी पेस्टिसाइड आता है, तो वो तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसके लिए बॉडी को डिटॉक्स ही करना पड़ेगा। तो एक तो फूड मतलब इन्फ्लामेटरी फूड जो है रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड और न्यूट्रिशन को इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था विटामिन सी, वो बहुत बड़ा एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो एंटीऑक्सीडेंट भी है वो। इसी तरह से है ना मल्टीविटामिन आप है ना अगर नेचुरल सोर्सेज से आ रहे हैं, प्लांट्स और उससे फ्रूट्स और वेजिटेबल से, वो भी है ना एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि है ना आपको अंदर से रोगों से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं। और उसके बाद में हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मैंने गड्ढे का वो दिया था एग्जाम्पल ना, अगर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है और आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आपको पहले तो जाकर के डॉक्टर के पास करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट, टोटल ब्लड काउंट लेना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपके बॉडी में नहीं है।
क्योंकि ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो है सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं वेरी body में। इंटरेस्टिंग। मैं समझ क्योंकि गया। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आयरन लेने के लिए लोग बोलते हैं कि ऑरेंज जूस के साथ लेना चाहिए, या वो ऑलवेज ना विटामिन सी के साथ आते हैं। अगर विटामिन सी नहीं है तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है। उसी तरह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए मैग्नीशियम और कैल्शियम की जरूरत होती है। तो जब आपका बॉडी कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी भी डिजीज की वजह से, तो हम बहुत सारा न्यूट्रिशन एक साथ देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता क्या चीज़ कितना कम क्या ज़्यादा है ना। तो एक साथ बहुत सारा न्यूट्रिशन दिया जाता है थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए, बॉडी अपने आप काम करना शुरू करती है। जी, मैं आपकी बात को समझ गया। आपने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक तो हमारी बॉडी अपने आप काम करती है, और दूसरी अहम बात यह है कि आइडेंटिफाई करना। जैसे कि हम टेस्ट के लिए गए, हाँ। तो टेस्ट के बाद में जनरली अब टेस्ट में आ गया कि ये चीज़ है। अब इसके बाद दो ऑप्शन है, एक तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमको इमीडिएट गोली लिखेंगे कि आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है तो आपको ये दवाइयाँ लेनी चाहिए, या यहाँ पर ये इशू है तो ये लेना चाहिए, या फिर हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में। इन दोनों हालात में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स के पास ही जनरली आदमी बीमारी के समय पर जाता है। क्या आपको लगता है कि आप जैसे एक्सपर्ट इस समय पर भी काम आ सकते हैं और इमीडिएट कोई रिलीफ दे सकते हैं? ये ठीक वैसा ही है जैसा आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर भी एक डिस्कशन चलता है। देखिए, डॉक्टर्स कई हद तक हमें उनके हेल्प की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है ना, और आपको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है। आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल अगर शुगर का पेशेंट है, इमीडिएटली आपकी बॉडी में जो इतना सारा शुगर आ रहा है उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम नहीं कर पा रहा, आपका पेनक्रियाज काम नहीं कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए आपको डॉक्टर के है ना मेडिकेशन की हेल्प की ज़रूरत होगी, बट साइड बाय साइड आपको न्यूट्रिशन से भी अपनी बॉडी को हील करना पड़ेगा, और आपकी डॉक्टर की डोजेस को कम करना पड़ेगा अंडर सुपरविजन, प्रॉपर सुपरविजन, ठीक है। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह से अपनी गोलियां छोड़ सकते हैं और वापस आपका ऑर्गन जो है रिन्यू हो जाता है। मतलब पैरेलल ये दोनों पैरेलल चीजें चलनी पड़ेंगी। कुछ ऐसे केसेस बताइए जिनमें दवाइयाँ छुड़वा दी हो आपने पूरी तरह से। ऐसे तो केसेस काफ़ी होंगे आपके। हाँ, नॉर्मली है ना, जिनको थायराइड्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, काफ़ी सारी केसेस में होता है कि साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर है ना कम्प्लीटली। मैं इस पर तो बिल्कुल अलग से बात कर सकता हूँ, क्योंकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि डायबिटीज़ ये एग्जैक्टली क्या है, क्या ये कोई बीमारी है, ये बहुत सामान्य है, जो टेस्ट करते रहते हैं, करवाते हैं, उन्हें ज़्यादा पता लगती है, कई लोग जिन्हें है उन्हें पता ही नहीं चलती, ऐसा कुछ है इसमें? क्योंकि इसको लेकर मिथ बहुत सारे हैं डायबिटीज़ को लेकर। कई केसेस में तो जैसे रॉन्ग भी डायग्नोसिस हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब बॉडी स्ट्रेस में होती है ना, तब भी आपका इंसुलिन फ्लक्चुएट होता है, और अगर आप स्ट्रेस कंडीशन में और जाकर के अगर आपने है ना कर लिया है अगर टेस्ट, तो वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो ही जाएगा आपका, और आप उस कैटेगरी में अननेसेसरी डाल दिए जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें और जस्ट है ना थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें अपने आप को, हो सकता है कि वो सिचुएशन बहुत टेम्परेरी हो। तो ये एक केस हो गया। दूसरा, आपने अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है, आपने बहुत हैवी खाना खाया है, ठीक है, आपका 2 रोटी का ही है ना एपेटाइट है, लेकिन आप चले जा रहे हैं, 4 रोटियां खा रहे हैं, पराठे खाए चले जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, बहुत सारा तला फला खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्ट्रेस बहुत है आपकी लाइफ में ना, तो आपका जो पेनक्रियाज है वो ओवर यूज़ हो रहा है। वो तो डिज़ाइन हुआ है इतना ही खाना है ना पचाने के लिए, ठीक है, और आप उसको इतना सारा दे रहे हैं। तो एक टाइम के बाद में फिर जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना जो है उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बॉडी में इतना सरप्लस ग्लूकोज है कि जो इंसुलिन है वो कर ही नहीं पा रहा। और दूसरी केस ये हो जाती है कभी कभी कि इंसुलिन जो है वो ये सब लाइफस्टाइल की वजह से मॉडिफाई हो जाता है, तो इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो ब्लड को मतलब ना आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज को, तो वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो वो केसेस भी हो जाते हैं। तो वो भी है ना काफ़ी, एक तो लाइफस्टाइल आपको चेंज करना ही पड़ेगा, आपको अपना खाना देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कार्ब्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन में मतलब फाइबर आपकी ना डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करना पड़ेगा, स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, अल्कोहल। एक कहते हैं कि पहले होता था लेकिन आइडेंटिफाई नहीं होता था, पहले भी होता होगा, अब होने लगा है क्योंकि अब जांच पड़ताल ज़्यादा हो जाती है, जल्दी पता लग जाता है। तो ये क्या मिथ है या हकीकत है, या सचमुच अभी डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ गया है? मुझे ऐसा लगता है खान पान तो डेफिनेटली जो चेंज हुआ है उसकी वजह से है ही, और स्ट्रेस
ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से अब शायद से ज़्यादा ही है ना डायबिटीज़ हो भी रहा है। और डायग्नोसिस दूसरा कारण है ही सही, मिसडायग्नोसिस भी बहुत है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। और उसमें कैंसर सबसे नंबर 1 पे है। काफ़ी सारे केसेस में मिसडायग्नोसिस किया जाता है और लोगों को अननेसेसरीली रेडिएशन, कीमो और सब कुछ दिया जाता है। मुझे ये बताएं, ये आपने बड़ा गंभीर सवाल उठाया। मैं डिटॉक्स पर आऊँगा, मेरे दिमाग में है वो एक पॉइंट बचा हुआ है, लेकिन कैंसर पर क्योंकि आप आई हैं, क्या कैंसर भी सेल्फ क्यूरेबल है? यस, बहुत इजीली, कैसे होता? बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैंसर जो है वो सेल का एक ऐसा ओवर ग्रोथ है जो डाई होना, क्योंकि हमारी बॉडी का ग्रोथ ऐसे ही होता है, सेल रीजनरेट होती है और डाई होती है, ठीक है। कैंसर के केस में जो जनरेट हो रही है वो डाई होना भूल जाती है, ठीक है। और वो होता है जब बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर जहाँ पर डेवलप हो रहा है कैंसर, वहाँ पर हाइपोक्सिया रीजन है, मतलब ऑक्सीजन कम है, शुगर ज़्यादा है, केमिकल्स ज़्यादा है। तो अगर आपने ये सिचुएशन रिवर्स कर लिया, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा दिया और शुगर कम कर दिया, कंप्लीटली स्विच ऑफ द शुगर, और ग्रीन्स पर आप जाएं, ठीक है, नेचुरल खाने पर आप जाएं, तो पूरी तरह से जो है उसको क्योर कर सकते हैं कैंसर को। और बीटेबल है, इजीली बीटेबल है, काफ़ी सारे लोगों ने किया हुआ है। जैसे कुछ एग्जाम्पल? अब मुझे तो एग्जाम्पल अभी तो मेरे उसमें तो इतना ध्यान है। हाँ, मेरे साथ में काम करने वालों में 1-2 को मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जिनका प्रोस्टेटिक कैंसर था वो है ना क्योर हुआ है। और 1-2 लोग लेडीज़ हैं जिनका कि ब्रेस्ट कैंसर जो है, हालांकि ट्रीटमेंट ऑस्ट्रेलिया से चल रहा था, यहीं पर है, किसी कर्नल की वाइफ थी, उनका भी है ना जो है ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरह से क्योर हुआ है। और वो भी सारा कुछ न्यूट्रिशन और उसकी हेल्प से। अभी अगर कोई ऐसा पेशेंट या उसके परिजन आपको सुन रहे हैं, हाँ, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? वो किसी भी स्टेज का हो सकता है कैंसर, लेकिन वो बहुत परेशान हो, कंफ्यूज्ड हो कि हमें किस तरह, क्योंकि जनरली कीमोथेरेपी हमने सुना है, फिर कीमो के बाद में कैंसर की वापसी होना, ये हमने बहुत सुना है। मैं हाल में अपने परिवार में एक केस देख चुका हूँ, हमने उनको गवा दिया, मेरे अंकल थे, हम उनको नहीं बचा पाए, लेकिन काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चला उनका। और फिर कई बार महसूस होता है कि शायद पहले उनके समय को और बढ़ाया जा सकता था या और बेहतर स्थितियाँ हो सकती थी। तो क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस समय जूझ रहे हैं? कैंसर के केस में सबसे पहला काम उनको करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का शुगर ना बंद कर दें। रिफाइंड शुगर तो पूरी तरह से बंद, बट बाकी दूसरी चीज़ें जिनके थ्रू फूड के टाइम बिंग, नॉट हमेशा के लिए, लेकिन जिस खाने से भी शुगर आ रहा है, फिर जैसे वो चावल हो गया है या गेहूं है और ये सब चीज़ें ना, वो एक टाइम के लिए, थोड़े टाइम फ्रेम के लिए उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कैंसर सेल सिर्फ और सिर्फ शुगर पर है ना सर्वाइव करती हैं। आपने शुगर अगर बंद कर दिया तो वो अपने आप डाई हो जाती है। तो खाने में जो है दूसरे आटे का यूज़ कर सकते हैं आप, बाजरा है, गेहूं के अलावा बाजरा है, और आजकल मिलेट्स आ गए हैं, और मक्की है, ये सब चीज़ें, और मिक्स आटे का आप है ना यूज़ कर सकते हैं। बाकी हरी सब्जियां जितनी भी हैं, दालें हैं, वो सब आप यूज़ करें। खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं बस, और कम्प्लीटली शुगर को स्टॉप करके आप कैंसर का जो सेल ग्रोथ है वो आप बंद कर सकते हैं। आप जो बोल रही हैं वो सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन कैंसर के बाद में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके बारे में ओवर थिंकिंग, मतलब वो हुआ है तो कैंसर होना उतना नहीं मारता जितना उसके होने की सोच मार देती है। हाँ। और उसका डर मार देता है। तो क्या इससे लड़ने वालों को आपकी सलाह क्या होगी? इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एक इम्यून सिस्टम बैठा है वो इतना पावरफुल डॉक्टर है कि आप थोड़ा उसकी हेल्प करेंगे तो वो अपने आप सारी कुछ चीज़ें सॉल्व कर देगा। होता क्यों है? मैंने तो जनरली ये देखा है सुषमा जी कि आमतौर पर ऐसे लोग जो अल्कोहल नहीं लेते हैं, टोबैको नहीं लेते हैं, अच्छा भाई, उनके साथ भी ये परेशानियां होती हैं। तो ये जनरेट कैसे हो रहा है? मतलब ये तो सबके बच्चों में भी कई बार देखने को मिलता है। क्यों, वाई? क्योंकि कभी कभी जेनेटिकली चीज़ें होती हैं, वहाँ के उसके थ्रू भी आ जाता है, पर मोस्टली खान पान और उससे ही, और स्ट्रेस। हमें लगता है कि ना बंदे को स्ट्रेस नहीं है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता ही है जिसकी वजह से चीज़ें होती हैं। हमें दूर से देख करके लगता है कि इनकी लाइफस्टाइल सब अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, पर इंटरनली क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता।
तो कारण तो होते ही हैं अंदर कहीं ना कहीं, या तो शुगर इनटेक उनका ज़्यादा है, या तो उनको स्ट्रेस उनके बॉडी उसमें ज़्यादा है, किसी भी वजह से हो सकता है स्ट्रेस। बच्चों को भी आजकल स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस हो गया, उनको पीयर है ना वो होता है, प्रेशर होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आजकल का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। कैसे डेवलप होता है ये सेल? क्या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, या आपने कहा जेनेटिक ट्रांसफर हो रहा है, और भी कई कारण हो सकते हैं, बट मेजर रीजंस क्या हैं जिससे अवेयर रहें? पेस्टिसाइड्स भी आ रहे हैं। हम अवेयरनेस कितना भी हम कर लेंगे तब भी हम बच नहीं सकते, हमें से फाइट करना है। यस, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है, हम 100 साल पहले नहीं जा सकते, क्योंकि खाने में जो पेस्टिसाइड और जहर इतना अंदर तक चला गया है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। आप कितनी उससे झगड़ोगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी अथॉरिटीज़ के पास जाओगे कि आप ये डालना बंद करिए? नहीं पॉसिबल है। तो हम अपने शरीर में ऐसा क्या डालें कि हम इससे लड़ पाए? आप जैसे मैंने बताया, विटामिन सी इज़ अ वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफायर। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं, तो आप बस उस पर फोकस कीजिए। चलिए डिटॉक्स पर ही बात करते हैं। मैंने जैसे कहा, मेरी बॉडी में सब कुछ भर लिया। अभी जो भी सुन रहे होंगे हेल्थ के बारे में, जो भी बात सुनते हैं ना, वो वही होते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ बीमारी चल रही है, परेशान है। और ऐसा कोई नहीं मिलता मुझे जो थका हुआ नहीं हो, जो परेशान नहीं हो, जो स्ट्रेस में नहीं हो, ऐसा कोई नहीं मिलता है। अब आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि चीज़ें तो है, आप पूरा सिस्टम तो नहीं बदल सकते हो, अपने भीतर तो कुछ बदलाव कर सकते हो कि अपने इम्यून को थोड़ा सा मजबूत कर लो। तो क्या रेगुलरली हम ऐसा करें? पहले तो ये डिटॉक्स बताइए कि कचरा मेरे शरीर का कैसे निकल जाए। ओके, मैं एक छोटा सा मेरा फॉर्मूला बताती हूँ। सुबह सुबह मैं पीती हूँ उसको, एक गर्म पानी में आप उबाल भी सकते हैं। मेरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता सुबह सुबह में, तो मैं थोड़ा सा हल्दी लेती हूँ और दालचीनी का पाउडर लेती हूँ, थोड़ा सौंठ लेती हूँ, आप अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, और हल्दी के साथ में थोड़ा सा मैं है ना काली मिर्च, घी, ये सारी कुछ चीज़ें डाल करके मैं है ना गर्म पानी में उसको आप बॉईल कीजिए, और फिर उसमें थोड़ा सा लेमन और घी, ये सब डाल करके आप पिए। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा है ना डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है जो सुबह सुबह में आप लेंगे तो ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी है ना इम्प्रूव करेगा। दूसरा, ये बॉडी में से टॉक्सिन, क्योंकि हल्दी जो है एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, और ये सारी चीज़ें जो विटामिन सी के लिए आपने लेमन डाला है उसमें, और घी जो है वो गुड फैट है, तो पूरी सारी चीज़ें अंदर जब बॉडी में जाती हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें अंदर से क्लींस होती हैं। मार्केट में बहुत सारे है ना ऐसे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो नेचुरल सोर्सेज से बने हुए हैं, तो ऐसा कोई भी विटामिन सी प्रोडक्ट जो कि है ना नेचुरली डिराइव्ड है फ्रूट्स और वेजिटेबल से, आप वो है ना हायर डोज में लीजिए, तो वो भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है बड़े आसानी से। और फिर जब बॉडी डिटॉक्स होती है उसके बाद में फिर आप जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना शुरू करें, पूरी तरह से पैकेज फूड को जो है बंद कर दें। मैं ये नहीं बोल रही कि आप एंजॉय करना बंद कर दें लाइफ को, कभी कभार साल में 1-2 बार ठीक है, आपने है ना कुछ पैकेज फूड खा लिया या है ना जंक फूड खा लिया, बट कोशिश करें कि 90% ऑफ द टाइम आप घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाएं और बॉडी को रेगुलर बेसिस पर डिटॉक्स करते रहें। डिटॉक्स में है ना आपकी एक्सरसाइजेस और रनिंग भी बहुत वो महत्व रखती हैं, क्योंकि अगर आप है ना रनिंग प्रॉपरली कर रहे हैं, रनिंग अगर नहीं भी कर सकते हैं, जैसे किसी की वो नहीं है हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वॉक कीजिए, छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए जिससे पसीना थोड़ा आए ना, तो पसीना जब आएगा तो वो है ना बॉडी में से टॉक्सिन्स को भी एक्सपेल करेगा। तो इस तरह के जब अगर आप एक्टिविटीज करेंगे तो बॉडी में से कचरा निकलेगा और नया न्यूट्रिशन जब जाएगा तो वो नई हेल्दी सेल्स को रीजनरेट करेगा, और जब नई हेल्दी सेल्स रीजनरेट होंगी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी पूरी बॉडी रिन्यू हो जाती है। नियरली 1.5 ईयर में अगर आप नया न्यूट्रिशन बॉडी में डाल रहे हैं तो आपका बॉडी पूरा रिन्यू हो जाता है। ये आपने एक ऐसा, मैं जो सवाल पूछने वाला था उसका एक आधा जवाब तो मिल गया मुझे। हम देखते हैं कि उम्र के साथ सेल्स जो होते हैं वो डीजनरेट होते ही होते हैं, ये कुदरत का नियम है। यानी हम बुजुर्गियत की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी स्किन से लेके हमारा जो स्टेमिना है, हमारे सारी जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती है, प्रकृति का नियम है। आप कह रहे हैं कि हम इसको क्या, इसकी लॉन्जेटिविटी बढ़ा सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, या असमय जो लोग यानी समय से पहले ही जो लोग बुढ़ापे का अनुभव कर रहे हैं उससे बच सकते हैं? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हम 20-25 साल तक ना ग्रोथ होती है इंसान की,
तो उसमें हमारे ऑर्गन्स बढ़ते हैं, हमारा हार्ट बढ़ रहा है, किडनी लिवर ना एक प्रॉपर शेप में आता है। फिर 25 से लेकर के ना 25 से 30 कर लीजिए, है ना, उसके बाद में मेंटेनेंस का फेज आता है। आपके ऑर्गन्स जितने बढ़ने थे वो बढ़ गए, अब वो बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। आपको उस टाइम पे अपना फूड मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है ग्रोथ वाला फेज, उसमें आप जितना न्यूट्रिशन देंगे, जितना ज़्यादा खाना खाएंगे, वो क्योंकि आपका ऑर्गन बढ़ रहा है तो वो उसमें कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। मोटापा आपने देखा होगा 30 के बाद ही बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि आपका जो ग्रोथ फेज है वो तो खत्म हो गया, अब आपका मेंटेनेंस फेज चल रहा है। इस मेंटेनेंस फेज को आप लंबा खींच सकते हैं अपने लाइफस्टाइल और खान पान को चेंज करके, ठीक है। और फिर 50 से बोलते हैं कि वो डिक्लाइन शुरू होता है। तो ये जो 50 है ना, लोग 30 से 50, वो 50 को ले जाकर के आप 60 और 70 तक भी कर सकते हैं, कि आप उस तरह का फील नहीं कर रहे हैं जैसा कि आपकी एज है ना। तो वो डेफिनेटली न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के थ्रू पॉसिबल। आजकल ये सोचा जाता है 50 के हो गए, 60 के हो गए, मतलब बूढ़े हो गए, ये वाला एक फील आ गया है। ऑस्ट्रेलिया में मैं देखता हूँ या अमेरिका में भी इसके बाद में भी लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने के प्रयास करते हैं। तो ये क्या भारत में कल्चर बहुत ज़्यादा है या इसको कैसे देखती इस पर आपकी? यहाँ दिमाग से बहुत ज़्यादा है। मैं खुद 3 साल के बाद 50 की हो जाऊंगी, पर मैं 50 की ना मैं फील करती हूँ, और ना मतलब लोग मुझे ऐसा बताते हैं कि मैं लगती भी नहीं। तो वो मैंने भी मेंटेन किया है, उस चीज़ को सीखा है, ऑब्जर्व किया है, देखा है, फिर अप्लाई किया है, और मैंने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। जो मैं बता रही हूँ आपको, वो सिर्फ किताबी बातें नहीं है, वो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ आपको। क्योंकि मैं जो 30 साल में फील करती थी, मैं अब वो नहीं फील कर रही हूँ। मैं अपनी लेट 40s में आई एम मोर एनर्जेटिक, आई एम मोर पॉजिटिव, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जो कि मैं 30 साल की उम्र में नहीं कर सकती थी। मतलब ऐसा फील नहीं होता था मुझे, और वो उसका रीज़न यही है कि मैंने जो है अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को इंक्लूड किया है। दूसरा, मेरा न्यूट्रिशन को मैंने बहुत ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये मुझे बताया 40 से 60 की रेंज पर आते हैं, ठीक है, किसी भी फेज पे, और आदमी बिल्कुल निराश थका आ रहा है। अब इसके बाद में वो ऐसा क्या करे कि वो जो आप कह रहे हैं, एक तो पहले डिटॉक्स करे, रिवर्स करे, और फिर अपने आप को रिजुविनेट करे, तो वो क्या प्रोसेस होनी चाहिए, वो थोड़ा सा बताएं। जैसा मैंने बताया, न्यूट्रिशन पर आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको मल्टीविटामिन्स का सहारा लेना ही पड़ेगा, ये मस्ट है ये अब। और खान पान, आपको खान पान क्लीन करना ही पड़ेगा अपना। आप सोचें कि मैं रोज़ पार्टी करूं, रोज़ है ना पैकेज फूड खाऊं, चिप्स पर चिप्स है ना खाता चला जाऊं, और हेल्दी फील करूं, तो ये पॉसिबल नहीं। आपको आपकी डाइट क्लीन करनी ही पड़ेगी। कितनी एक्सरसाइज किसी उम्र में की जा सकती है? मतलब कई बार ये है कि एक्सरसाइज ही परेशानी का सबब ना बन जाए। हाँ, ओवर एक्सरसाइजिंग इज ऑल्सो डैमेजिंग, क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो बॉडी में जो है वो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, और उसके लिए, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए न्यूट्रिशन जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज किए चले जा रहे हैं, न्यूट्रिशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इवेंचुअली ऑर्गन्स विल फेल डेफिनेटली। आप अभी दर्शकों को अलग अलग चीज़ों पर, मान लीजिए किसी को किडनी की परेशानी है, हाँ। उसको क्या करना चाहिए? क्या उसके लिए भी सप्लीमेंट है, या उन पर कैसे फोकस हो किडनी वालों के लिए? किडनी वालों के लिए डेफिनेटली थोड़ा तो, जैसे मैंने बोला कि केमिकल्स का इंटेक उनको पता होना चाहिए कि भाई अगर ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, या उनके खाना जो है बिल्कुल बहुत बाहर का खा रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली उनको बंद करना ही पड़ेगा। क्लीन ईटिंग करनी ही पड़ेगी, आपको फाइबर इंटेक करना पड़ेगा आपकी बॉडी में, और जैसे कुल मिलाकर मुझे आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि हम शरीर को अलग अलग करके देखते हैं, बट इट्स एन इंडस्ट्री इटसेल्फ जो कि अलग अलग पार्ट से बनी है और सारे इंटरकनेक्टेड है। प्रोसेस एक ही है। जब तक आप डिटॉक्स नहीं, आप जब डिटॉक्स करेंगे तो किडनी भी डिटॉक्स होगी, लिवर भी डिटॉक्स होगा, लंग्स पर भी फर्क पड़ेगा, वेन्स पर भी फर्क पड़ेगा, हार्ट के लिए भी वो अच्छा, यानी प्रोसेस एक ही है और हाँ, अलग अलग पार्ट्स पर। क्योंकि बॉडी में मैं जब अगर विटामिन सी खाऊंगी तो हमारा इम्यून सिस्टम, उसको पता है इसको कहाँ भेजना है। मेरे को लग रहा है कि मेरे को किडनी में प्रॉब्लम है, पर मेरी बॉडी जानती है कि किडनी से ज्यादा मेरे को उसको लिवर की जरूरत है, वो वहां पे पहले भेजेगा। ओके, योर बॉडी इज मोर लाइक नो इंटेलिजेंट देन यू व्हाट यू थिंक। इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको सिर्फ रॉ मटेरियल की जरूरत है। आप करेक्ट न्यूट्रिशन दीजिए, वो अपने आप करे, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट गिव द न्यूट्रिशन, रेस्ट इम्यून सिस्टम विल टेक केयर। हमारे यहाँ अब ये कल्चर भी देख रहा हूँ मैं, ड्रिंक को लेकर एक
बहुत सारे मिथ हैं। एक तो रेगुलर भी ड्रिंक करते हैं लोग, और कई बार कहते हैं कि नहीं, वंस इन अ वीक, वंस ट्वाइस इन अ वीक कोई इशू नहीं है। और बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से समझाते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इस पर कहते हैं कि ठीक है ऐसा कर लो। ये ड्रिंक्स खतरनाक है, हर कोई जानता है, उसकी बॉटल पर भी लिखा होता है, उसके बाद भी ये कल्चर है। क्या करें ऐसे व्यक्ति जो इस समय ड्रिंक कर रहे हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनको क्या सलाह है? पहली बात तो बॉडी में ड्रिंक जो है ज़ीरो टॉलरेंस है उसका, बिकॉज इट्स अ प्योर केमिकल, है ना। खाने में तो नहीं आता ना, ये खाने का कोई पार्ट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे विटामिन सी के बारे में मैंने बोला, ये लेमन में भी मिल जाता है, ये बहुत सारे है ना सिट्रस फ्रूट्स में और उसमें मिलता है। अल्कोहल किस चीज़ में मिलता है? तो ये तो न्यूट्रिशन का पार्ट है ही नहीं आपके बॉडी के ना। ये तो आप रिक्रिएशन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे को इम्प्रूव करना है अपनी हेल्थ, तो अल्कोहल की तो कोई जगह नहीं है लाइफस्टाइल में कहीं पर भी। मतलब अगर आप इन चीजों में हैं तो आप बीमारियों के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। और कोई आप बहुत लकी होंगे अगर आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये ज़ीरो टॉलरेंस मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के सामने ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि हम 70 के हो गए, हम 80 के हो गए, हम करते थे, लेकिन वो समहाउ लाइफस्टाइल से उसको मैनेज करते चले जाते। क्या ऐसा होता है कि कोई इनटेक या आप मिनरल्स की बात कर लें, विटामिन की बात कर लें, किसी भी सप्लीमेंट की बात कर लें, उनको लेकर आप उसको कंपनसेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? करते हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। जैसे ना बी विटामिन लेंगे आप तो है ना मेटाबोलाइज हो जाएगा आपको अल्कोहल, बट वो मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि अगेन बॉडी फिर आपने की ब्रेन आपका इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है ना कि आप फिर वो वही उन सब चीज़ों में फिर फंस जाएंगे कि हाँ मैं तो बी विटामिन ले लूँगा, एक है ना ड्रिंक ले लूँगा और मेरा काम हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रोज रोज दर्द हो रहा, रोज रोज पेन किलर ले रहे हैं, हाँ। तो वो उस समय के लिए बंद, लेकिन एक समय के बाद पेन किलर भी आपका काम करना बंद कर देगा, असर करना बंद कर देगा। वो कहीं से कहीं तक एडवाइजेबल नहीं। ऑटो इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम खुद ही रोगों से लड़ पाए? जो सारा कुछ हमने बात किया वो सब उसी के बारे में बात किया, उसके लिए कुछ अलग से कुछ भी नहीं है। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, बॉडी इटसेल्फ विल हील यू। आप कोई घरेलू नुस्खे भी बताती हैं या आप कुछ सप्लीमेंट्स के साथ में ज़्यादा काम करती हैं? किस तरह के न्यूट्रिशन देती हैं? या अगर किन्हीं लोगों को घर में आप सलाह देती हैं कि आपको लाइफस्टाइल में ये बदलाव करना चाहिए, तो वो क्या देती हैं ताकि दर्शक भी उसको फॉलो कर एक जनरल रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है, कि आप जैसे पुराने टाइम में बोला भी जाता था ना, और जो अभी मैं बहुत सारा वापस नहीं बोलूँगी कि ये मत खाओ वो मत खाओ, पर हाँ ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लंच उससे थोड़ा छोटा, डिनर आप अगर स्किप कर भी देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही रूटीन होना चाहिए, क्योंकि हमको सुबह से लेकर के शाम तक काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो न्यूट्रिशन सुबह में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, जो आपके फूड से आता है। अभी रिवर्स हो चुका है, और वही मैक्सिमम टाइम रोगों का कारण वही है कि रात सुबह से शाम तक में तो इतने भागा दौड़ी में होते हैं, उनको ध्यान ही नहीं है क्या खाएं क्या नहीं। वो कॉफ़ी पी लिया जस्ट है ना, थोड़ा सा किसी, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो वो चलता है एनर्जी ड्रिंक, वो डाल दिया बॉडी में और पूरा दिन ऐसे निकाल दिया, और रात को जाकर के इतना बड़ा ग्रैंड है ना डिनर कर रहे हैं। वो बहुत घातक है, क्योंकि रात को पचाने का काम नहीं होता, आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में होती है, वो रिपेयरिंग मोड में होती है। और अगर उस टाइम पे आप खाना देंगे और उसको काम करवाएंगे पचाने का, तो रिपेयरिंग कब होगी? रिपेयरिंग फिर होती नहीं है, और फिर वो गैप लंबा होता चला जाता है, और वहाँ से फिर है ना डिजीज़ और वो सारी चीज़ें होना शुरू होते हैं। तो आप अपना खाने का जो है ना पैटर्न वो रिवर्स करेंगे तो भी 50% से ऊपर जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वाटर इनटेक के बारे में थोड़ा सा बताएं। वाटर इनटेक बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपकी फिर है ना बॉडी के जो अल्कलाइन, एसिड अल्कलाइन जो वो है ना उसको भी डिस्टर्ब करता है। तो आपकी बॉडी को जितनी थर्स्ट है उतना पानी तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब मॉडरेशन में होना चाहिए। डेफिनेटली 6 से 8 ग्लास तो बॉडी में जाने ही चाहिए एवरीडे बेसिस। मिल्क प्रोडक्ट्स अगर मिल्क प्रोडक्ट बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है ना सिचुएशन है अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं उनको हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और ये सारी कुछ चीज़ें। मिल्क प्रोडक्ट जो पुराने टाइम में हमारे यहाँ पर है ना गाय का और उसका दूध होता था वो हेल्दी है,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी की सिचुएशन में जब कमर्शियली ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हम केमिकल्स, हार्मोन्स कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आप गेहूं के बारे में जो बता रहे हैं वो लगभग यहाँ पर भी है। तो हम जो है वो दूध के साथ में काफ़ी सारे हार्मोन्स जो हैं वो इंजेक्टेड हैं, जो उनमें ना एनिमल्स में, वो हम बट नाउ जितनी बात मैंने सुनी, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे खेती किसानी हो रही है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, गेहूँ, ये सब कुछ के बीच में ही हम रह रहे हैं, यही हमें खाना है। अब हमें क्या करना है? मैंने बताया ना, हम फिर वही पर घूम करके आ गए। ये सारी चीजें केमिकल्स लेकर के आ रही हैं बॉडी में, और इन केमिकल्स को हमको निकालना है। तो डिटॉक्स करना है। आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आपको पसीना आएगा, ठीक है, आपकी बॉडी एक्सपेल करेगी थ्रू स्वेटिंग। पानी आप प्रॉपरली पिएंगे, आपका है ना जो यूरिनेशन में आपका सारा केमिकल निकलेगा। प्लस में आप जो फूड प्रॉपरली खाएंगे, जैसे फाइबर का इंटेक अच्छा है, और फूड की क्वालिटी जिसको बोलते हैं ना, जैसे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इंटेक रखें रादर देन कुक्ड फूड, तो बॉडी डिटॉक्स करती है। आपने एक डिटॉक्स ड्रिंक जो घर में बनाना है, हल्दी घी सब मिला के बताया, आपने विटामिन सी का प्रयोग बताया, आपने बताया रनिंग करने या स्वेटिंग से भी हम उसको डिटॉक्स कर सकते हैं, और कुछ ऐसा तरीका बताना चाहेंगी जो डिटॉक्स के लिए इजी हो और डेली रूटीन लाइफ में आप लोगों को एडवाइस करती हो? लोग आजकल बहुत लेथार्जिक हो गए, बस बैठे रहना पसंद करते। घर में काम काज कीजिए, अपने आप सारी चीजें होंगी। हाँ, ये बात तो सही है। घर में झाड़ू पोछा कर लो, घर के पसीने, काम करने में पसीने आ जाते हैं, और वो काम कीजिए आप, सिंपल। और आप पूरा, लोग बोलते हैं जिम जाना चाहिए, जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिन में छोटी मोटी एक्सरसाइज वीक में 3 बार भी करेंगे तब भी काफ़ी है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ अगर किचन का काम, लेडीज़ तो किचन का काम भी अगर प्रॉपरली कर लेती है ना, पूरे घर का काम, उसी में उनकी मसल्स डेवलप हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। अच्छा, आप मुझे चलते चलते ये अवश्य बताइए आप कि हम इस बात को समझ गए हैं कि हमको डिटॉक्स करना है। पहले तो कचरा जो है उसको साफ कर देना है, फिर उसमें सही चीज़ों को भरना है। अब ये सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट बता सकता है, या आपकी बातों को अगर बार बार इसी बातचीत को कोई सुनेगा तो उसमें से कई चीज़ों को निकाल पाएगा। बट हम बैलेंस तरीके से जा रहे हैं, हम ये डिटॉक्स भी कर रहे हैं, हम ठीक खा भी रहे हैं। इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए एक आम जिंदगी में? वो क्या फील से किया जाए, यानी मैं अब थोड़ा अच्छा फील करने लगा हूँ, इससे क्या, मतलब उसका क्या मॉनिटरिंग क्या होगी उसकी? वो आपकी बॉडी आपको खुद से बताएगी। आपकी बॉडी में कहीं पेन नहीं। जब सुबह आप उठेंगे तो आप बेवजह खुश रहेंगे, आपको एनर्जी फील होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ 5 बजे क्यों उठना है। आप बिल्कुल स्प्रिंग की तरह उछल करके उठ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। मैं वैसे आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ आपके पास समय सीमित है। ये बताएं मुझे फटाफट क्विक कि हमारी बॉडी अलार्म करती है, जैसे बुखार आता है, सर दर्द होता है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जुकाम होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे सिम्टम्स हैं जो ये बताते कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इन सिम्टम्स को कैसे लेना चाहिए, और ये क्या क्या है, जैसे सर दर्द है, बुखार है? बुखार, ये तो सारे नॉर्मल, क्योंकि आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया है तो वो एकदम से सिम्टम्स आपको देगा। लेकिन अगर जो लाइफस्टाइल की वजह से कुछ भी डैमेज हो रहा है, तो बॉडी जब तक 80 to 90% तक डैमेज नहीं हो जाती तब तक वो कोई सिम्टम्स नहीं देती, विच इज़ द वेरी डिसेप्टिव पॉइंट। और वो वही सबसे ज़्यादा डेंजरस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा डायबिटिक है, आज टेस्ट करने के लिए गया डॉक्टर के पास में और उन्होंने बोला कि आप डायबिटिक हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डायबिटीज़ आपको आज हुआ है। ये प्रोसेस 10 साल 20 साल पहले चालू हो चुकी है आपकी, और डायग्नोसिस उसका आज हुआ है। जी, तो कुल मिलाकर हम इस बात को तो यहाँ पर समराइज करते हैं कि ज़िंदगी में यदि आपको हेल्दी रहना है तो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खान पान के खुद जिम्मेदार हैं। यानी अपनी बीमारियों के आप स्वयं, ज़्यादातर लोग जेनेटिकली ट्रांसफर हुई तो वो एक अलग इशू है, क्योंकि कई बार बच्चों उसको भी आप काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैंसर जैसे डिजीज़ को भी आप इसी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से या न्यूट्रिशन से रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उसके केसेस देखे हैं। शुगर, अब जब कैंसर की बात हो गई और सुषमा जी ने कहा कैंसर से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुगर, बीपी, अन्य चीज़ों से तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ,
घबराने की जरूरत तब है जब आप कहते हैं कि मैं अपनी लाइफस्टाइल तो नहीं बदलने वाला, ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा और बस मैं ठीक हो जाऊं, गोली दवाई खा के आप उसको मैनेज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको फौरी राहत तो मिल जाएगी, लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही आपके इम्यून सिस्टम पर उसका बुरा असर पड़ेगा। ये जो अभी जो एपिडेमिक चल रहा है, जो भी हार्ट का और शुगर का, उसमें प्रॉब्लम वही है कि लोगों का माइंडसेट ये है कि उनको एक क्विक फिक्स चाहिए। वो खुद से मेहनत कर, मैं बोले ना कि आप पलंग से उठिए, वही नहीं करना चाहते हैं ना लोग। वो खुद से मेहनत नहीं करना चाहते, कोई उनको करके दे दे। और वो उसी चीज की वजह से जो है ये इंडस्ट्री जो है एलोपैथी की और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो ग्रो हो रही है, क्योंकि लोगों को क्विक फिक्स चाहिए। मतलब अभी दर्द हुआ अभी इलाज दे दो, अभी यहाँ तकलीफ हो रही अभी इलाज अभी करो। जैसे मेरा सिर दर्द हो रहा है, अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप पानी पी लीजिए सिप सिप करके ना, आधे घंटे तक ये एक गिलास पानी पी जाइए, हाँ। तो आप नहीं पिएंगे। लेकिन आपको कोई बोलेगा पेनाडोल या ये खा कोई भी लीजिए दवाई पेन ले किलर लीजिए, ना, तो आप ले लेंगे, पर आप वो उतना आधा घंटा वेट नहीं करेंगे। हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से आपका सिर दर्द हो रहा। ठीक कहा आपने, और आपसे बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी आपका। तो पंचतंत्र वन पर इसी तरह कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी आपके लिए रखते रहेंगे। चर्चा में जुड़े रहने के लिए आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।